दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 लाख के इनामी गैंगस्टर काला जठेड़ी को सहारनपुर से किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पिछले 15 दिनों में 7 राज्यों में काला की तलाश हो रही थी और काला के गैंग ने चकमा देने के लिए उसके विदेश में होने की कहानी बनाई। कोर्ट ने काला को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। काला जठेड़ी की सहयोगी अनुराधा को भी कर लिया गया है गिरफ्तार, जो कि लंबे समय से फरार थी। कोर्ट ने उसे भी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तो शिकंजे में मोस्ट वांटेड दिल्ली का गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार हुआ है। सहारनपुर से हुई है गिरफ्तारी। 6 लाख का इनामी काला जठेड़ी गिरफ्तार, साथ ही उसकी सहयोगी अनुराधा भी गिरफ्तार हुई है। टेक्निकल गैस एस्टिमेट्स के पीछे लगी रही और अंततोगत्वा कल दोपहर बाद इसको सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके पोजीशन से इसकी एक बहुत ही इसकी पर्सनल फेवरेट पिस्टल है, चाइनीज़ पिस्टल है, वो रिकवर हुई है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। जो इसके साथ में अनुराधा लेडी डॉन मिली है, उसको ये प्यार से रिवॉल्वर रानी बोलता था। उसके पास से .38 बोर की ऑर्डिनेंस की लाइसेंस रिवॉल्वर, जो किसी और के नाम पे लाइसेंस होगा उसका भी हम पता कर रहे हैं, उसके पास से वो बरामद हुई है। इनके गैंग वही ये काफ़ी लंबा चौड़ा गैंग है और आपको भी पता है कि पिछले 7 साल में दिल्ली पुलिस ने स्पेशली स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच ने इसके गैंग को बिल्कुल लगभग नेस्तनाबूद कर दिया। जितने मेजर क्रिमिनल्स इस गैंग के थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो अब समझ में आ रहा है वो ये है कि इस गैंग की ही एक साजिश थी कि किसी तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट का अटेंशन इसके ऊपर से डाइवर्ट किया जाए। तो डीसीपी को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि कैसे गिरफ्तारी हुई और जानकारी दे रहे थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, ये कितनी बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस के लिए, क्योंकि बता रहे हैं डीसीपी के 10 किलोमीटर तक पीछा किया, 6 महीने से निगरानी रख रहे थे और उसके बाद ये गिरफ्तारी। जी देखिए गायत्री, न्यूज़ 18 इंडिया ही सबसे पहला चैनल था जिसने ये खुलासा किया था कि काला जठेड़ी जो है वो हिंदुस्तान में छुपा हुआ है और वो एजेंसियों को गुमराह करने के लिए ये दावा कर रहा था कि वो विदेश में है। न्यूज़ 18 इंडिया ने ही ये पूरी तस्दीक करी थी कि वो दिल्ली एनसीआर में कहीं छुपा हुआ है और बहुत जल्द उसको स्पेशल सेल गिरफ्तार करेगी। और स्पेशल सेल को करीबन 6 महीने की एक मशक्कत के बाद 30 अधिकारियों की एक पूरी टीम बनाई गई। 10,000 किलोमीटर तक गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और कई राज्यों में उसकी तलाश के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गायत्री D24 एक ऑपरेशन एक तैयार किया था स्पेशल सेल ने कि 24 घंटे जो आगे है वो काला जठेड़ी जो है स्पेशल सेल की टीम से चल रहा था और 24 घंटे ही थे केवल जब उसे सहारनपुर के पास देखा गया था और वहां पर उसे पकड़ना था, क्योंकि लगातार स्पेशल सेल के जो डीसीपी हैं काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट के मनीषी चंद्रा की काला जठेड़ी इतना ज्यादा शातिर था कि वो VoIP कॉल करता था ताकि ये मैसेज जाए कि वो इंटरनेशनल कॉल कर रहा है और विदेश में बैठा हुआ है और कई मौकों पर वो सीसीटीवी कैमरे के सामने भी नहीं आता था। जो उसकी तथाकथित जो महिला मित्र थी, जो लेडी डॉन है राजस्थान की, वो भी अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर थी और AK-47 जैसे हथियार चलाने का उसके पास हुनर था और वो लगातार काला जठेड़ी के साथ एक पत्नी बनकर अलग अलग जगहों पर रह रही थी। अपना नाम अलग अलग उन्होंने रखा था। बता दें कि काला जठेड़ी का एक इंटरनेशनल रैकेट का भी खुलासा हुआ है कि किस तरह से गोल्डी बरार या जो दूसरे बड़े गैंगस्टर हैं जो कनाडा या दूसरी कंट्री में छुपे हुए हैं और वहां से हिंदुस्तान में जो आपराधिक वारदातें हैं आनंद लौट रहे हैं आपके पास क्योंकि एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन किया और इसके लिए तिहाड़ जेल में बंद उसके साथी लॉरेंस बिश्नोई के पास मुखबिरों के जरिए फोन पहुंचाया गया और उसी फोन से जब उसने काला जठेड़ी का फोन किया तो फिर इस पूरे जो पुलिस की तरफ से पूरा जाल बिछाया गया था उसमें ये आखिरकार फंस गया और इस तरीके से सहारनपुर से हो गई इसकी गिरफ्तारी। और आपको यह भी बता दें कि इसी महीने 16 जुलाई को कोर्ट में पेशी के समय लॉरेंस बिश्नोई ने काला जठेड़ी के बारे में क्या कहा था वो भी आइए आपको सुनवाते हैं। लॉरेंस, ये छत्रसाल स्टेडियम घटना बारे में बताइए, क्या है? जानकारी मिली कि वहाँ पर काले और आपके जो शूटर हैं वो आते थे वहाँ पर मीटिंग करने। काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं को पता है सारे बात की। सुशील की भी उन्हीं से दोस्ती है, मेरे से नहीं है। काले भाई जठेड़ी के बताया कि आप भी जानते हैं सुशील को? हाँ, जेल में मिला हूँ, वैसे फोन पे बात होती थी हमारी। तो क्या बात होती थी? काले भाई जठेड़ी का हमारा, काला जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा, उन्हीं की से दोस्त
तो देखिए किस तरीके से पूरा जाल पुलिस को बिछाना पड़ा। आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैसे आनंद ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया और कैसे ये पूरे इस जाल में फंस गया जठेड़ी? किया गया है। बता दें कि अब कई और राज्यों की पुलिस जो है वो आने वाले वक्त में काला जठेड़ी की रिमांड लेगी और उससे पूछताछ करेगी, क्योंकि केवल 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दिल्ली में काला जठेड़ी के ऊपर दर्ज हैं। जी आनंद, लेकिन अब जब इन दोनों को, चाहे बात अनुराधा की हो, काला जठेड़ी की हो, दोनों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब ये कस्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होगी? अरे हुआ खत्म। लग रहा है आनंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आनंद, अब एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच आपको बता दें कि काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा के वकील विशाल चोपड़ा ने कहा कि वो भी, आइए सुनवा देते हैं आपको क्या कहा। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। हालांकि बहुत मुश्किलों का सामना भी पुलिस को करना पड़ा, बड़ी मशक्कत की, और उसके बाद कहीं जाकर काला जठेड़ी की गिरफ्तारी हुई है। बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया गया था, पुलिस की तरफ से जाल बिछाया गया था और आखिरकार काला जठेड़ी, जिस पर 25 के करीब मामले दर्ज हैं, और इस सब के बीच आपको यह भी बता दें कि पुलिस की तरफ से इस पर 6 लाख का इनाम रखा गया था। पुलिस 6 महीने से लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी और अब जाकर यह कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन अब फिलहाल काला जठेड़ी को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आनंद तिवारी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। आनंद, सबसे पहले तो ये बताइए कि पूरा पुलिस का ऑपरेशन क्या था, कैसे पुलिस ने पूरा ऑपरेशन चलाया और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस ने सफल किया, कैसे मिली कामयाबी? जी देखिए गायत्री, एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन इसमें काम करे जिसके चलते स्पेशल सेल को काला जठेड़ी को गिरफ्तार करने में मदद मिली। एक तो जब लॉरेंस बिश्नोई को स्पेशल सेल ने मकोका में गिरफ्तार किया था और उसे जब 20 दिन की कस्टडी में लिया गया, तो एक प्लान बनाया गया कि काला जठेड़ी के बारे में लॉरेंस बिश्नोई कई महत्वपूर्ण लीड दे सकता है। लेकिन जब कस्टोडियल इंट्रोगेशन में लॉरेंस बिश्नोई नहीं टूटा, तो एक ऑपरेशन के तहत जब वो वापस जेल गया तो वहां पर मुखबिर के जरिए एक मोबाइल फोन भिजवाया गया। जैसा कि अमूमन क्रिमिनल जो है वो जेल के अंदर से अपना गैंग ऑपरेट करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, यही भूल लॉरेंस बिश्नोई ने भी की और वो अंदर से उसने काला जठेड़ी और उसके गैंग मेंबर को फोन करना शुरू करा। उसके बाद 6 महीने तक लगातार लॉरेंस बिश्नोई के मूवमेंट पर नजर स्पेशल सेल रख रही थी, उसके फोन कॉल पर रख रही थी। और उसके बाद एक D24 एक ऑपरेशन को नाम दिया गया कि 24 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन में जब ये लीड मिली कि सहारनपुर के आसपास काला जठेड़ी आने वाला है और वो हरिद्वार से चला है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसे वहां पर पकड़ना है, क्योंकि वो 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण थे। अगर उस दौरान अगर एक बार फिर से अगर काला जठेड़ी भाग जाता तो स्पेशल सेल को फिर काफी और आगे महीनों तक मशक्कत करना पड़ती, और उसके बाद उसे वहां पर एक अमानत ढाबा है वहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि काला जठेड़ी एक बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर है, उस पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले तो दिल्ली में ही दर्ज है। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और दूसरे राज्यों में भी उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके इंटरनेशनल जो लिंक्स हैं उसका भी खुलासा हुआ है कि गोल्डी बरार या जो दूसरे गैंगस्टर हैं जो कनाडा या दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं और वो भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उन तक से उसके तार जुड़े थे। और जो राजस्थान का एक कुख्यात गैंगस्टर था आनंद पाल, जिसके इनकाउंटर में मौत हो गई थी, उसके गैंग मेंबर और लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करे थे, जो वो 7 से 8 राज्यों में लगातार छुप रहा था जब वो फरीदाबाद की पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था साल 2020 में। आनंद, लौट रहे हैं आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है काला जठेड़ी, मोस्ट वांटेड। 6 लाख का इनाम इस पर पुलिस की तरफ से रखा गया था। 10 किलोमीटर तक पुलिस ने इसका पीछा किया। 6 महीने से लगातार इसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही थी, और अब आखिरकार सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन साथ ही इसकी महिला सहयोगी, जो इसके पूरे कारनामों में, जो इसके पूरे आपराधिक मामलों में इसकी सहयोगी रही है, उसको भी पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। और अब इन दोनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा के वकील विशाल चोपड़ा ने क्या कहा, जरा सुनिए। किस तरह के मुकदमे जो हैं काला जठेड़ी के ऊपर थे? दिल्ली पुलिस ने भी इनाम रखा था, टोटल 7 लाख का इनाम था काला जठेड़ी का, जिसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है कल रात को, और इनके ऊपर जो है 7 लाख का टोटल इनाम था। और हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, यूपी के अंदर काफ़ी इनके ऊपर जो है मुकदमे पेंडिंग चल रहे थे। तो कल रात को जो है स्पेशल सेल ने इनको गिरफ्तार किया है। अभी तो इनको जो है कल रात को ही पेश कर दिया गया था, जैसा आपके यहाँ पे 8 बजे, और इनको 14 दिन का जो है न्यायिक हिरासत PC रिमांड इनको मिल गया है। अभी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, अभी इनिशियल स्टेज है,
आप जो लेडी डॉन पकड़ी है अनुराधा, उसके तरफ से भी आप वकील हैं? जी, उनके लिए भी मैं ही वकील हूँ। और इनके ऊपर जो है देखिए, काला जठेरी के खिलाफ जो भी दिल्ली के अंदर में है मुकोका का केस है, इसके अलावा एनएफसी के अंदर में यहाँ पे केसेस हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी सारे केसेस रहेंगे। अभी तो पहले केस में गिरफ्तारी हुई है, इनके ऊपर जो भी केसेस रहेंगे वो मैं ही देखूंगा। और इनके साथ में जो जिसको लेडी डॉन बताया जा रहा है, जो इनके साथ पकड़ी गई हैं, उनको भी मैं ही देखूंगा उनके केस। विशाल जी, ये बताइए, जो काला जठेड़ी है वो फरीदाबाद की कस्टडी से फरार भी हुआ, उसका लगातार छुपता रहा। परिवार अभी इस समय काला जठेड़ी का कहाँ पे, उसे इस बात की जानकारी मिली है, परिवार को गिरफ्तारी हुई है? हाँ, उनका पूरा परिवार मेरे टच में है और मेरी बात हो रही है उनके साथ में। उनको जानकारी सबको मिल चुकी है कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी आप लोगों मीडिया के थ्रू तो सबको पता लग ही गया है, पूरे देश के अंदर ये न्यूज़ फैल चुकी है और गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली के अलावा और कौन कौन से स्टेट हैं जहां पर काला जठेड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जेल में भी रहे हैं? देखिए, इनके ऊपर जो है यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है। अभी दिल्ली के अंदर तो लेटेस्ट में जब मुकोका लगाई गई उसके अंदर लेके आए, और इसके अलावा तकरीबन जो है दिल्ली के अंदर 10 से 12 मुकदमे होंगे जिनके अंदर गिरफ्तारी किया जाएगा। आनंद हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। आनंद, डीसीपी की तरफ से बहुत सारी जानकारी दी गई, लेकिन अब ये पुलिस कस्टडी कितनी इंपॉर्टेंट होगी इन दोनों की? दिल्ली का अपने टीकाकरण, जो कोरोना के खिलाफ टीका लग रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है। दिल्ली में आज 1 करोड़ टीके लग चुके हैं, 1 करोड़ से थोड़े से ज़्यादा। आज 1 करोड़ टीके लग के पूरे हुए हैं। जब से टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से लेके अब तक 1 करोड़ टीके लग चुके हैं। इन 1 करोड़ में ये 1 करोड़ टीके लगभग 74 लाख लोगों को लगे हैं। इन 74 लाख में से 26 लाख लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं और बाकी लोगों को एक एक टीका लगा है। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे 2 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 1.5 करोड़ लोग 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं जो कि टीका लगवाने के लिए एलिजिबल हैं। सो 1.5 करोड़ में से लगभग 74 लाख लोगों को एक टीका कम से कम लग चुका है, तो 50% पॉपुलेशन लगभग उसको एक टीका लगभग लग चुका है, एक टीका लग चुका है, और उसमें से 26 लाख लोगों को 2 टीके लग चुके हैं। दिल्ली में जितनी हमें वैक्सीन मिल रही है उसके हिसाब से हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे टीका लगाने वाला स्टाफ वो रात दिन मेहनत करके पूरी शिद्दत के साथ टीका लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता में भी टीका लगवाने के लिए बेहद उत्साह है, दिल्ली की जनता भी टीका लगवा रही है। मैं आज इस मौके पे उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो हमारा टीका लगाने वाला पूरा स्टाफ है, टीकाकरण का जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन लोगों ने जितनी शिद्दत के साथ काम किया उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और वैक्सीन की कमी की वजह से इसको अभी हम स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। अभी लगभग 50, 60, 70 हज़ार टीके डेली लगते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वैक्सीन की कमी है बहुत ज़्यादा। अगर हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो आज दिल्ली के अंदर हम 3 लाख टीके डेली लगाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन हम वो उतने टीके लगा नहीं पा रहे क्योंकि टीके की कमी है। तो हम लगातार केंद्र के संपर्क में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही पर्याप्त मात्रा में दिल्ली को भी, बाकी देश के हिस्सों को भी पर्याप्त मात्रा में टीके मिलने चालू होंगे, और जैसे जैसे हमें टीके मिल रहे हैं हम लगाते जा रहे हैं। लेकिन आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 1 करोड़ टीके हम लोग लगा चुके हैं। आप भी अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो ज़रूर टीका लगवाइएगा निकटतम टीकाकरण केंद्र में जाके। तो एक तरह से 2 चैलेंज है हमारे पास, एक तो बाकी जो जनसंख्या बची है जिसको अभी एक भी टीका नहीं लगाना उनको टीका लगाना, और दूसरा टीका सब लोगों को लगाना जो लोग बच गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये जानकारी दे रहे थे कि 1 करोड़ टीके लगे हैं, 74 लाख लोगों को हमने टीके लगाए, यानी 1 करोड़ टीके लगे जिनमें फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों शामिल बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली को और वैक्सीन मिले, इसको लेकर हम केंद्र से लगातार संपर्क में है। रोज 3 लाख टीके लगाने की क्षमता है, लेकिन वैक्सीन की कमी का एक बार फिर से केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया कि वैक्सीन की कमी है। तो कोरोना पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 1 करोड़ टीके लगे हैं, और ये 1 करोड़ टीके जिनमें फर्स्ट और सेकंड डोज शामिल है, लेकिन 74 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टीके लग चुके हैं फर्स्ट और सेकंड डोज। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षमता बहुत ज्यादा, लेकिन
वैक्सीन की कमी की बात उनकी तरफ से एक बार फिर से दोहरा दी गई। और आइए बात आसमान से बरसी आफत की। इस वक्त देश के कई हिस्से भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। जमीन खिसकने की घटना से मुसीबत की मार झेल रहे हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोग भारी बारिश की वजह से परेशानियों से दो चार हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक लोग आसमान से बरसी इस आफत का शिकार हो रहे हैं। कहीं पुल टूट गए तो कहीं पर पहाड़ की जमीन खिसक गई, कहीं बाढ़ जैसे हालात लोगों के लिए बन रहे हैं मुसीबत, तो कहीं गांव के गांव टापू में तब्दील नजर आए। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए बताने की और दिखाने की कोशिश के किस तरीके के हालातों का सामना फिलहाल लोग कर रहे हैं। बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, वो इसलिए क्योंकि आप जो तस्वीर देख रहे हैं, एक तो राजौरी की तस्वीर देखिए, पहाड़ों पर किस तरीके से आफत बरस रही है और चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस सब के बीच लोगों के घरों तक भी जा पहुंचा है पानी। आसनसोल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए मुसीबत बन गई है ये बारिश। उन्नाव की तस्वीर आपके सामने, कैसे लोग सड़कों पर जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। त्राल की तस्वीर भी आप देखिए, वहां पर बादल फटने की वजह से तबाही मची। और इस सबके बीच आपको बता दें, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ दी है। बाबुल का राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया गया। बाबुल सुप्रियो का फेसबुक पर यह ऐलान, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ दी है। दूसरे दल में नहीं जाने की बात भी बाबुल सुप्रियो की तरफ से लिखी गई है। आसनसोल से सांसद है बाबुल सुप्रियो और उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो अब राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ दी है। हालांकि कारण क्या रहा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन यह बताया जा रहा है कि फेसबुक पर उनकी तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है। आशिका हमारे साथ जुड़ गई है। आशिका, ये तो एक तरह से बहुत चौंकाने वाली खबर। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से सांसद, अब उनकी तरफ से यह ऐलान, हकीकत में उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि एफबी पर? देखिए, मंत्री पद जाने के बाद से बाबुल सुप्रियो नाराज थे, ये बात जग जाहिर थी। कई बार वो नाराजगी जता भी चुके हैं। उस दौरान भी उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया। आज बहुत ही एक लंबा फेसबुक पर उन्होंने संदेश लिखा है जिसमें शुरुआत उन्होंने अलविदा से की है और साथ ही ये कहा है कि सिर्फ एक टीम में खेलने वाला सदस्य हूँ, बीजेपी छोड़ रहा हूँ, लेकिन दूसरे किसी दल में नहीं जा रहा हूँ, न किसी से मोल भाव किया है। तो नाराजगी कहीं ना कहीं जो इसके पहले देखी गई है वो जाहिर तौर पर उसे कारण समझा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साफ कर दिया है बाबुल सुप्रियो ने कि किसी दूसरे दल में फिलहाल वो नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि राजनीति, जो सक्रिय राजनीति छोड़ने की बात बाबुल सुप्रियो की तरफ से कही गई है। बहुत ही लंबा ये पोस्ट है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं, अपनी भावनाएं जो हैं वो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके। लेकिन आशिका, ऐसा हुआ क्या? क्योंकि देखिए, राजनीति हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, मनमुटाव और नाराजगी तो चलती रहती है। ऐसा क्या हुआ कि बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ही ऐलान कर दिया? कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, मंत्री रहे हैं बाबुल सुप्रियो, इसके पहले भी मंत्री रहे हैं, इसके पहले की जो टर्म था उसमें भी, और अब भी लगभग 2-2.5 साल से मंत्री रहे हैं। और हाल ही में जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो उन्हें हटा करके और बंगाल से 4 नए चेहरे जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, जिसके बाद से नाराजगी जो है बाबुल सुप्रियो की तरफ से वो दिखाई दी है। उस दौरान भी उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके ये असंतोष जाहिर किया था कि उनको मंत्री पद से हटाया गया है। तो उस समय से जो ये शुरुआत हुई थी नाराजगी की, अब जो है वो परिणाम देखने को मिल रहा है, जहां पर बाबुल ने आज सीधे ये घोषणा कर दी कि वो अलविदा कह रहे हैं फिलहाल सक्रिय राजनीति। किस दल में जाएंगे आशिका? कुछ बताया क्या इस बारे में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बाबुल ने ये लिखा है कि बीजेपी छोड़ रहा हूँ, लेकिन किसी दूसरे दल में नहीं जा रहा हूँ। कहीं कोई डील नहीं है, कहीं कोई बात नहीं की है मैंने। तो ये तो साफ कर दिया है बाबुल सुप्रियो ने कि फिलहाल वो किसी दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं। तो भविष्य को लेकर कुछ बताया है कि अब आगे भविष्य में क्या करेंगे?
देखिए, फिलहाल तो बाबुल सुप्रियो अपने आप में बॉलीवुड से जुड़े रहे हैं और वहाँ भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। अब जब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं तो संभवतः वहीं सबसे ज्यादा समय जो है वो देंगे। लेकिन इस बीच जो पश्चिम बंगाल की राजनीति नए करवट ले रही है चुनाव के बाद से, तो संभव है कि आने वाले दिनों में ये भी अटकलें लगती रही हैं कि बाबुल जो है वो टीएमसी से के संपर्क में रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखने की बात है कि बाबुल क्या निर्णय लेते हैं इसके आगे। जी, शुक्रिया आशिका, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, फेसबुक पर लिखा अलविदा भविष्य के लिए। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कहा है कि एक दूसरा राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन करूंगा, यानी दूसरे दल में नहीं जाने की बात भी उनकी तरफ से लिखी गई है। और आइए अब बता दें आपको कि कैसे आसमानी आफत की वजह से लोग मुसीबत में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहां पर बादल फट गया और जमीन खिसकने की जो घटनाएं हैं उसके चौथे दिन बाद भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। नदी पर बना एक पुल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों का संपर्क टूट गया। बताया गया कि अब वहां पर एक अस्थायी पुल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे दोनों इलाकों को एक बार फिर से जोड़ा जा सके। पहाड़ से गिरे मलबे के सैलाब की चपेट में आने से अभी भी कुछ लोग लापता हैं और उन लोगों की तलाश की जा रही है। कुदरत की इस मार से वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। ये लगभग 5 जगह से इफेक्ट हुआ था। तोजिंग नाला जो एक छोटा सा नाला था, वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लैश फ्लड आया था, जहाँ पे हमारे 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद इसके आगे 4 पुल हैं। एक अभी हम खड़े हैं शानशाह पुल पे, जो कि आप देख सकते हो एक साइड की अप्रोच पूरी टूट चुकी है। जब हम अप्रोच ठीक करेंगे तब हमें पता लगेगा कि पुल का क्या स्टेटस है। इसके आगे झालमा है, जहाँ पे 60 फीट का एक पुल था जो पूरा बह गया है फ्लैश फ्लड में। उसके बाद रोड है, रोड नाले में भी पुल अभी सही है, उसका भी अप्रोच रोड टूट चुका है, वहाँ पे हमारा कार्य शुरू हो चुका है। और उसके आगे मडग्राम नाला है, जहाँ पे कि 40 फुट का हमारा एक बेली ब्रिज पुल था जो कि डैमेज हो गया है, उससे भी हमारा काम शुरू हो चुका है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अचानक से बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया। वहीं बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूट गया, कुछ गाड़ियों को भी पहुंचा है नुकसान और इसके बाद लोग जान पर खेलकर नदी को पार करने को मजबूर दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी की। सारा हमारे गांव की तरफ है, जैसे मिडिल स्कूल देरिया है, हाई स्कूल डूंगी है, डूंगी जो हमारा डिग्री कॉलेज है, हाई सेकेंडरी है, बैंक है, हेल्थ की फैसिलिटी है। इन लोगों का जो पंचायत घर है वो भी नाला की इस बार है। आए दिन पंचायत के प्लान बन रहे हैं, पंचायत की मीटिंग है और बच्चों के जितने भी स्कूलिंग है नाला से पार कोई भी स्कूल हमारे पास नहीं है। उस वजह से कम 5-6 हज़ार जो लोगों का जो राब्ता है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर स्कूल से कट गया है। उधर जम्मू कश्मीर के पुलवामा के त्राल इलाके में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखाई दिया किस तरह से बादल फटने की वजह से सैलाब आ गया, अपने साथ सब कुछ बहाता लेता चला गया। नदियों का पानी उफान पर है और उसकी रफ्तार के आगे किसी का भी टिक पाना नामुमकिन सा दिखाई दिया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक पुल तिनके की तरह जब बहा तो पानी के तेज बहाव में बहता चला गया और पानी की रफ्तार इतनी तेज दिखाई दे रही है कि पुल का पूरा हिस्सा किसी खिलौने की तरह बह गया। और यह सैलाब की तस्वीर आपके सामने। और इस बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश की वजह से वहां उफनती नदी के बहाव में फंसने से एक लड़का बह गया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव के बीच लड़के ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब हो पाता इससे पहले ही वो डूबने लगा, जिसके बाद मौके पर कुछ गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही ये लड़का पानी के बहाव में बहता गया। हालांकि गोताखोरों ने लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से उसका कुछ पता नहीं चल सका। और इस बीच आपको बता दें, राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश की वजह से वहां बाढ़ जैसे हालात बने। सड़कों पर सैलाब का सितम ऐसा कि वहां पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। इस बीच वहां से सामने आई एक तस्वीर में दिखाई दिया कि सड़क पर आए सैलाब के बीच एक ट्रक फंस गया। बताया गया कि पानी के तेज बहाव के बीच से ड्राइवर ने ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब हो पाता इससे पहले ही पानी के तेज बहाव में
फंस गया। गनीमत ये रही कि समय रहते ट्रक में जो लोग मौजूद थे उनको किसी तरीके से निकाल लिया गया। उधर राजस्थान के जयपुर से भी भारी बारिश के बाद हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में भर गया पानी, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। जहां तक भी नजर जा रही है, देखिए जहां तक भी नजर सिर्फ और सिर्फ पानी। सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा था जैसे नदी हो। ये देखिए कुछ लोग तो इसी पानी में तैरते हुए भी दिखाई दिए। सड़कों पर पानी का स्तर इतना ज्यादा है और सड़कों पर आई सैलाब ने लोगों की मुश्किलों को उस वक्त और बढ़ा दिया जब उनके घरों तक भी जा पहुंचा पानी। कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया है। देखिए घुटनों से भी ऊपर पानी है। और इस बीच पश्चिम बंगाल के आसनसोल से भी तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर भी बन गए। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई। कमर तक पानी भरने की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। जहां तक भी नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां कोई नदी बह रही हो। सड़कों पर आए इस सैलाब ने लोगों की मुश्किल उस वक्त और बढ़ा दी जब उनके घरों में पानी भर गया। भारी बारिश का असर यूपी के उन्नाव में भी दिखाई दिया, जहां पानी की चपेट में आने से वहां बन रहा एक पुल बह गया और इसके बाद लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई कि रास्ता पार करने के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। सामने आई तस्वीरों में दिखाई दिया किस तरह से लोग पानी से भरे रास्ते से निकलने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया। इस बीच प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। और आइए तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में भर गया पानी। पानी भरने की वजह से फसलों को भी पहुंचा नुकसान। यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों को आने जाने के लिए भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर कमर तक पानी भरा दिखाई दिया। लोग बेहद परेशान नजर आए। और इस बीच दिल्ली में यमुना के किनारे बसे जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और हरियाणा के यमुनानगर में भारी बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने की वजह से हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। बताया यह भी जा रहा है कि पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का पानी इतना बढ़ गया, जिसके बाद बैराज के कुछ दरवाजों को खोलना पड़ा और इसका असर दिल्ली के कई इलाकों में नजर आया। दिल्ली में जो यमुना का स्तर है वो अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। इस सब के बीच कई इलाकों से, खासकर शास्त्री पार्क इलाका, जहां पर करीब 200 लोगों को बताया जा रहा है कि सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तो यमुना के बढ़ते जलस्तर के बीच दिल्ली में यमुना के किनारे जो इलाके हैं वहां बाढ़ के खतरे के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से पहले ही लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है। शास्त्री पार्क इलाके से करीब 200 लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इसके लिए 105 कैंप भी लगाए गए हैं। सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। तो जिन जगहों पर उनको ले जाया जा रहा है वहां पर कहीं कोरोना ना फैल जाए, इसके लिए 105 कैंप्स लगाए गए हैं और उन लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया गया जिन लोगों को शास्त्री पार्क के इलाके से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और आइए तस्वीर आपको दिखाते हैं झारखंड के रामगढ़ इलाके की, जहां भारी बारिश की वजह से नदियों का पानी उफान पर है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नदी के किनारे बने मंदिरों के घाट भी पूरी तरीके से पानी में डूबे दिखाई दिए। इस बीच प्रशासन ने लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी है। यह कहा है कि लोग नदी के किनारे ना जाएं, नहीं तो पानी की चपेट में आ सकते हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के रामगढ़ की, जहां पर भी भारी बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जो नदी का जलस्तर है वो उफान पर है और इसके बाद नदी किनारे जो बसे लोग हैं कई इलाकों में क्योंकि पानी भर गया है और इस वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। और आइए बढ़ते आगे। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर। आज जांच के लिए एसआईटी के अधिकारी धनबाद में घटना वाली जगह पर पहुंचे। एसआईटी के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर के मुताबिक एसआईटी को जज उत्तम आनंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जज उत्तम आनंद के सर पर चोट के निशान मिले हैं।
एसआईटी को शक है कि ऑटो से टक्कर मारने से पहले जज उत्तम आनंद पर लोहे के किसी भारी सामान से हमला किया गया। तो यह बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। जज उत्तम आनंद के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं, सीने के नीचे भी चोट के निशान पाए गए हैं। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत मामले की जांच के लिए अभी यहां पर वरीय अधिकारी पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं एएसपी लॉ एंड ऑर्डर धनबाद और साथ ही ट्रैफिक डीएसपी यहां पर पहुंचे हैं और यह समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जब जज यहां पर जॉगिंग करते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान पीछे से ऑटो आया और फिर कट लेकर उनको धक्का मारा और फिर यहां से निकल गया। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरी घटना को मिलाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर जो नक्शा है उसको लेकर यहां पर पहुंचे हैं वरीय अधिकारी एएसपी लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डीएसपी। तो यहां पर जांच की जा रही है। कल 9 घंटे की मैराथन बैठक हुई थी जिसमें एसआईटी की टीम मौजूद थी, वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे, एएसपी, सिटी एसपी, डीएसपी और जांच में जो भी टीम लगी हुई है वो सब यहां पर जांच के लिए पहुंची थी। और कल जो बैठक हुई थी उसके बाद फिर से एक बार वरीय अधिकारी यहां पर जांच के लिए पहुंचे हैं और यह मिलाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हिट पॉइंट क्या था, जहां पर उनको धक्का लगा था, जहां पर ऑटो आकर उनको टक्कर मारा था। तो यहाँ पर जो वरीय अधिकारी हैं पूरी तरीके से जांच के लिए पहुँचे हैं और कल जो बैठक हुई थी उसमें कई बातें सामने आई थी और उसी आधार पर जो कॉल डिटेल्स है वो 2 लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका कॉल डिटेल्स निकाला जा रहा है। तो वहीं साथ साथ जो यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है उसको भी एक बार फिर से खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन वो शख्स था जो ऑटो के पीछे मोटरसाइकिल से आते हुए दिखा है, जिसको एसआईटी की टीम संदिग्ध मान रही है। तो ऐसे में जो वरीय अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं जांच के लिए वह यह मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो जज की संदिग्ध मौत हुई है वो क्या कोई सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है या फिर ये महज एक दुर्घटना है।